सरफराज कठियारी चैनल में आप सभी का खुशामदीद है। आज मैं बात करने जा रहा हूँ रूस और यूक्रेन के बीच में जो यूक्रेन को फंडिंग मिल रही है, वो फंडिंग कहाँ से मिल रही है, कितनी मिल रही है और उसकी खासियत क्या है। तो सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूँ इस वॉर के बीच में, जिसे रशिया स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन कहता है। स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन कहने का मतलब है कि वो इस जंग को वॉर की स्केल पे नहीं देखता है। वॉर के स्केल पर आदमी अपने नेशंस के हर चीज़ों का इस्तेमाल करता है। जैसे जब यूएस ने इराक पर या अफ़गानिस्तान पर या और दीगर मुल्कों पर हमला किया तो अचानक से वो अपने सारे मिसाइल्स, अपने मॉडर्न टेक को इस्तेमाल किया और काफ़ी दिनों तक बेतहाशा कारपेट बम्बिंग और इस तरह की चीज़ें की, जो कि रशिया अभी तक अपने ना सबसे डेवलप मिसाइल्स, ना सबसे डेवलप फाइटर प्लेन और दीगर चीज़ों को इस्तेमाल नहीं कर रहा है। तो इसी कारण वो स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन कर रहा है। लेकिन दुनिया इसे वॉर के तौर पे देख रही है। वॉर के तौर पर तो जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि यूक्रेन रशिया से काफ़ी चीज़ों में, या कहिए मैक्सिमम चीज़ों में बहुत कम है, चाहे वो आबादी हो, चाहे एरिया हो, रिसोर्सेस हो, चाहे मिलिट्री टेक्नोलॉजी हो या इन्फ्लुएंस हो। तो इस वॉर के शुरुआत से ही यूएस और उसके एलाइज ने काफ़ी मदद की। तो उस मदद की एक लिस्ट आई है जिसे किल इंस्टीट्यूट ने सिप्री के डेटा के आधार पर बताया है। इस डेटा के आधार पर कहा जा रहा है कि यूएस और उसके एलाई, या कहिए यूक्रेन के एलाइयों ने अब तक 41.3 बिलियन यूरो की इमदाद कर चुकी हैं या उसका वादा कर चुके हैं, जो कि दरअसल यूक्रेन की जो 2022 की जो मिलिट्री बजट है उसका 7.6 टाइम्स है। तो वहीं रशिया की जो मिलिट्री की जो बजट होती है, हर साल हर नेशंस अपनी डिफेंस का बजट लाता है, उसका लगभग 86% है। मतलब ये जो इमदाद है बहुत ज़्यादा है। इसकी सबसे बड़ी ख़ास बात है क्या कि जो रशिया के जो बॉर्डर से सटे हुए हैं, ख़ासकर जो एक्स सोवियत रिपब्लिक थे या ये सोवियत सैटेलाइट स्टेट्स है। सोवियत सैटेलाइट स्टेट्स मतलब जब कोल्ड वार का दरमियान था तो एक तरफ यूएस के ब्लॉक थे जिसे नाटो कहते हैं, तो दूसरी तरफ वार्सा पैक्ट नेशंस थे। उन नेशंस को पर सोवियत रूस का बहुत ही ज़्यादा पकड़ था, तो उन्हें सैटेलाइट स्टेट के तौर पे कहा जाता है। तो सबसे पहले मैं बाल्टिक नेशंस, जिसमें 3 नेशंस आते हैं, लिथुआनिया, लाटविया, एस्टोनिया, जो कि पहले सोवियत संघ के हिस्सा थे, लेकिन 1991 के दरमियान उन्होंने अपनी आज़ादी की घोषणा की। वो इस मिलिट्री बजट में, इस इमदाद में सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। वो जिसमें जैसे लाटविया के जो बाल्टिक स्टेट है, वो अपनी मिलिट्री बजट का 41% मतलब आधा से थोड़ा ही कम यूक्रेन को ट्रांसफ़र कर रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ एस्टोनिया जो उससे ऊपर है, वो 37% की इमदाद कर रहा है। तो लिथुआनिया 16.7% की इमदाद कर रहा है। तो ये रहा। उसके अलावा जो अगर बड़े इमदाद के तौर पे देखा जाए तो स्लोवाकिया, चेक रिपब्लिक, पोलैंड है। तो पोलैंड 15%, चेक रिपब्लिक 9.4%, स्लोवाकिया 9.9% दे रहा है। तो वहीं रोमानिया, बुल्गारिया भी एक्स सोवियत सैटेलाइट स्टेट थे, तो उनकी भी मदद 0.4%, बुल्गारिया, रोमानिया 0.1% दे रही है। तो इन दोनों की मदद कम है, लेकिन ये दोनों रशिया के बाउंड्री से दूर हैं। जबकि पोलैंड यूक्रेन से जस्ट सटा हुआ है, चेक और स्लोवाक भी वो लगभग नज़दीक में ही है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो सबसे बड़े इमदाद में यूनाइटेड किंगडम 6.7% अपनी मिलिट्री बजट का, तो यूएस 3.6%। यूएस का मिलिट्री बजट, जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा लगभग 800 अरब करने वाला 780 बिलियन डॉलर का उसका बजट है, वो अपने बजट का 3.6%। तो जर्मनी 2.4% दे रहा है। तो वहीं जो रूस से दूर देश हैं, जिसे फ्रांस भी इमदाद कर रहा है, लेकिन वो अपने मिलिट्री बजट का सिर्फ 0.5% दे रहा है। तो वहीं अगर इटली की बात की जाए तो वो 0.5% दे रहा है। मतलब फ्रांस और इटली जो G7 का भी मेंबर है, नाटो का भी मेंबर है, वो 0.5% दे रहा है। तो वहीं ग्रीस, जो कि डेप्ट में फंसा हुआ है और एक रशिया की तरह एक ऑर्थोडॉक्स कंट्रीज़ भी है, वो काफ़ी दूर है, लेकिन वो अपनी मिलिट्री बजट का 3.3% दे रहा है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, स्पेन भी नाटो के मेंबर हैं, वो 0.4% दे रहा है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड भी इमदाद दे रहा है। ऑस्ट्रेलिया ऑकस का मेंबर है,
नॉन नाटो मेंबर है और क्वाड का भी मेंबर है। ऑकस अभी हाल फिलहाल में ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस की एक अलायंस है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया अंजुस का भी मेंबर है। अंजुस का मतलब होता है ऑस्ट्रेलिया, यूएस एंड न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड भी इसमें इमदाद दे रहा है। ऑस्ट्रिया, जिसे न्यूट्रल कंट्री के तौर पे देखा जाता है, वो सबसे कम 0.1% इमदाद दे रहा है। तो इस तरह देखा जा रहा है क्या कि यूएस के जितने इन्फ्लुएंस में कंट्री थे, उनमें जापान और साउथ कोरिया को छोड़कर लगभग सारे देश अच्छे खासे इमदाद दे रहे हैं। जापान और साउथ कोरिया लगभग इस डिस्प्यूट से अपने आप को बाहर रखा हुआ है। ये एशियन कंट्रीज़ के तौर पे भी जानी जा रही है। इसलिए तो वहीं अगर देखा जाए तो रशिया की बात, तो रशिया को इमदाद उस तरह से खुलकर कोई नहीं दे रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि ईरान इमदाद दे रहा है। वो अपने जो शाहिद 136 जिसे गेरन 2 कहा जाता है, गेरन का मतलब जर्मेनियम फूल, तो रशिया ने ईरान के जो शाहिद 136 कामिकाजे ड्रोन थे उसका नाम गेरन 2 रखा है, जिसको ईरान भी डिनाई कर रहा है, रशिया भी डिनाई कर रहा है। इसके अलावा माना जा रहा है क्या कि रशिया बड़ी मात्रा में मिसाइल को ईरान से ले रहा है, जिसमें कोई भी तस्दीक नहीं हुई है। लेकिन रशिया और ईरान दोनों इसकी तरदीद कर रहे हैं क्या कि हम लोग रशिया को नहीं भेज रहे हैं। ईरान की इमदाद इसलिए ख़ास हो जाती है कि रशिया ड्रोन की टेक्नोलॉजी में कम है, लेकिन वो मिसाइल की टेक्नोलॉजी में काफ़ी आगे है। लेकिन ईरान के जो ड्रोन या मिसाइल हैं ये बहुत ही सस्ते पड़ते हैं और कामयाब भी रहे हैं। गेरन 2 काफ़ी हद तक कामयाब रहा। जब गेरन 2 को रशिया ने इस्तेमाल किया, खासकर क्रीमियन ब्रिज के बम ब्लास्ट के बाद, तो ये बहुत सेंसेशनल खबर रहा। उसके पहले भी इस्तेमाल करता था, लेकिन क्रीमियन ब्रिज के इंसिडेंट के बाद जिसे रशिया टेररिस्ट एक्ट के तौर पे देखता और कोई भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लिया। और दुनिया के अगर लीगल पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो क्योंकि सिविलियन स्ट्रक्चर था और सिविलियंस इसमें मरे, तो ये टेररिस्ट अटैक के ही तौर पे माना जाएगा। चीन पर डिपेंडेंट है। ऐसा कहा जाता है कि यूरोप के देश 3 चीज़ों के लिए 3 देशों पर डिपेंडेंट है। मार्केट या इकोनॉमी के लिए चीन पर, एनर्जी के लिए रशिया पर और डिफेंस के लिए अमेरिका पर। तो इस जंग के दौरान जहां एक तरफ एनर्जी के लिए रशिया पर डिपेंडेंसी कम हुई, तो वहीं डिफेंस के लिए यूएस पर डिपेंडेंसी बढ़ रही है। अभी जर्मनी बहुत बड़ी मिकदार में डिफेंस ऑर्डर दे रहा है, जिस पे फ्रांस और जर्मनी के बीच में डिस्प्यूट भी चल रहा है, क्योंकि फ्रांस का कहना है कि जर्मनी यूरोप के आर्म्स को खरीदे, मतलब जैसे यूरो फाइटर या जब जर्मनी का फ्रांस का राफेल, जबकि जर्मनी ने F-35 पर ख्वाहिश आया। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो और दूसरी तरफ रशिया पर जो एनर्जी डिपेंडेंस थी, जो लगभग 40% लगभग ईयू की थी, वो घटकर 9% हो गई। इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट भी दिख रहा है कि यूरोप की इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा रिसेशन और इन्फ्लेशन दोनों साथ साथ आ रहा है। अगर चाइना पर भी अगर अचानक से अगर उससे अपने आप को अलग करेगा, तो यूरोप की जो इकोनॉमिक कंडीशंस है उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि आपके लोगों के लिए मार्केट भी है, मतलब जहाँ पे आप अपनी चीज़ों को बेचते हैं, तो वहीं आपके लिए एक बहुत बड़ा इंपोर्ट कंट्रीज़ है। और चाइना 2002 में WTO जुड़ने के बाद वो मैन्युफैक्चरिंग हब और सप्लाई चेन का हब बना हुआ है। अगर आप उसको इग्नोर करते हैं अचानक से, तो आपकी इकोनॉमी भरभरा के गिर सकती है, क्योंकि रशिया की एनर्जी के कारण आज यूरोप बेहाल है। वहाँ एक तरफ लोग कह रहे हैं क्या कि ठंड में कैसे रहेंगे, तो दूसरी तरफ एक रिसेशन, इन्फ्लेशन, सारी चीज़ें आई हुई है। अगर आपको चाइना से भी डिस्टेंस पूरी तरह से अचानक से हर चीज़ों में किया जाए तो बहुत बुरी हालत होगी। इसके कारण यूरोप के ज़्यादातर देश चाइना पर सैंक्शन लगाने के विरोध में रहे। इसी कड़ी में आज जर्मन के चांसलर ओलाफ शोल्ज चाइना के दौरे पर जा रहे हैं, जो कि कोविड पेंडेमिक के शुरू होने के बाद कोई G7 कंट्रीज़ के हेड ऑफ द स्टेट का पहला दौरा है। इस पर बातें बाद में होंगी, लेकिन फ़िलहाल इतना कहा जा सकता है क्या कि अगर चीन रशिया को सीधे से मदद भी करेगा तो यूएस उस तरह से एक्शन नहीं ले सकेगा, और इसके कारण वो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा अभी डिस्प्रोपोर्शनेट तौर पे बढ़ाएगा भी नहीं, क्योंकि यूएस के जो नैरेटिव्स है उसके अनुसार जो भी रशिया की मदद करेगा उस पर सैंक्शंस होने ज़रूरी है, और ये सैंक्शंस यूरोप को बहुत बदहाल कर देगा। ये यूएस भी जानता है। इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, सी यू लेटर।